गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको तीन एलिमेंट्स दिए गए हैं आर, एल एंड सी, और आपको इन तीनों एलिमेंट्स के क्रॉस वोल्टेज क्या बन रही है वो गिवन है 3, 14 एंड 10। और आपसे पूछा गया है कि इन तीनों एलिमेंट्स के अक्रॉस कंप्लीट वोल्टेज क्या बन रही है वी, वो निकाल कर दें। तो कैसे निकालेंगे ज़रा देखिए। 3 + 14 + 10 = 27 वोल्ट। ए ऐसे नहीं निकालेंगे, ये गलत आंसर आ जाएगा। ये तीनों वोल्टेजेस भी आपस में फेज डिफरेंस में हैं, तो इन्हें भी हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने लास्ट लेक्चर में करंट्स का एडिशन किया था विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम्स। तो यहाँ पे भी हम विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम वोल्टेज निकालेंगे। कंप्लीट वोल्टेज वी क्या बन रही है इन तीनों एलिमेंट्स के क्रॉस। यहाँ पे 27 वोल्ट्स नहीं मार्क कर देना, आंसर वो गलत है। तो देखिए क्या वोल्टेज बन रही है, कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम। तो देखिए यहाँ पे फेजर डायग्राम कैसे बनेगी। ये ले लेते हैं आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस एज रेफरेंस। यहाँ पे रेफरेंस पे ले लेते हैं आपका 3 वोल्ट। अब हमने कल बात की थी रेजिस्टर में आपकी वोल्टेज और करंट क्या होती है इन फेज। अगर आपके रेजिस्टर में वोल्टेज इस डायरेक्शन में है तो आपके रेजिस्टर के थ्रू जो करंट जारी होगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी। द करंट थ्रू द रेजिस्टर IR will be in phase with the voltage VR which is 3 वोल्ट। अब ये सीरीज कनेक्शन है RLC का, तो यहाँ पे IR = IL = IC = I। यहाँ पे IR, IL, IC एक ही करंट है, सेम ही करंट है, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, सेम फेजर। तो ये फेजर आपका IR के लिए भी रहेगा, IL के लिए भी रहेगा और IC के लिए भी रहेगा। तो अब देखिए ये वोल्टेज आपकी VL कहाँ पे आएगी। VL कहाँ होनी चाहिए आपकी करंट से लीड करते हुए 90 डिग्री अहेड। IL से VL शुड बी लीडिंग बाय 90 डिग्री। तो ये आ जाएगा आपका VL यहाँ पे। सिमिलरली VC कहाँ आ जाएगा, IC से 90 डिग्री पीछे, यहाँ आ जाएगा आपका VC दैट इज 10 वोल्ट्स। तो ये आ गया आपकी वोल्टेज इसकी फेजर डायग्राम। तो चलिए अब देखिए इस फेजर डायग्राम से हम नेट वोल्टेज कैसे निकालेंगे V। कैसे निकालेंगे, अगेन लास्ट लेक्चर की तरह नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पहले कैलकुलेट करेंगे, देन नेट वर्टिकल कंपोनेंट इस फेजर डायग्राम का कैलकुलेट करेंगे, एंड देन वहाँ से हम फर्दर प्रोसीड करेंगे हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज V निकालने के लिए। तो देखिए किस तरह से हमारा नेट वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, VL - VC = 4 वोल्ट। ये आ जाएगा हमारा नेट वर्टिकल कंपोनेंट। और नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना रहेगा हमारा, सिंपली 3 वोल्ट। तो आपका रिजल्टेंट वोल्टेज V कितना आ जाएगा, √, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है आपका 3 का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, नेट वर्टिकल कंपोनेंट 4 उसका स्क्वायर, एंड देन दिस इज 9 + 16 और ये आ जाएगा √25 दैट इज 5 वोल्ट। तो आपका V का आंसर आ गया है 5 वोल्ट। ये आ जाएगी आपकी नेट वोल्टेज अक्रॉस ऑल दीज 3 components। सो D is your answer. This is V = 5 volts। चलिए अभी MCQ देखिए। देखिए यहाँ पे आपको 2 सिग्नल्स दिए गए हैं E1 एंड E2 और उनकी इक्वेशन दी गई है और कहा गया है, आपसे पूछा गया है कि फेज डिफरेंस निकाल के दीजिए इन दोनों सिग्नल्स के बीच में। तो कैसे निकालेंगे, पहले एक काम कीजिए, रेफरेंस लीजिए अपना। ये आ गया आपका हॉरिजॉन्टल रेफरेंस, 0 डिग्री रेफरेंस इस तरह से। अब E1 ड्रॉ कीजिए। E1 का फेजर किस तरह से ड्रॉ होगा, E1 आपका π/4 अहेड है एट t = 0। आपका E1 समवट यहाँ पे होगा
ahead of your 0 डिग्री लाइन by pi by 4. pi by 4 कितना होता है? पाई की वैल्यू लीजिए 180 डिग्री, सो दिस इज 45 डिग्री. तो आपका इवन 45 डिग्री अहेड है. अगर मैं टाइम इंस्टेंट कंसीडर करता हुआ चलूँ, t इक्वल टू 0, तो आपका इवन की इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरह से, 45 डिग्री अहेड. एंड सिमिलरली आपका E2 का फेजर कैसे बन जाएगा? एट t इक्वल टू 0 आपका E2 कुछ यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय 6 बिहाइंड. पाई बाय 6 कितना होता है? पाई की वैल्यू 180 डिग्री लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 30 डिग्री. तो एट टाइम इंस्टेंट t इक्वल टू 0 आपका E2 का सिग्नल आपके 0 डिग्री रेफरेंस से 30 डिग्री बिहाइंड लैग कर रहा होगा. तो E1 और E2 में इन टोटल कितना फेज डिफरेंस आ जाएगा? 75 डिग्री का. दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन E1 एंड E2. सो ए इज योर आंसर. तो चलिए अभी एमसीक्यू सॉल्व करते हैं. देखिए यहाँ पे आपको कहा गया है दो एलिमेंट्स सीरीज में कनेक्टेड है, उनमें से एक एलिमेंट R है रेजिस्टर और सेकेंड एलिमेंट अननोन है. तो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दी गई है और आपसे पूछा गया है बताइए कि वो एलिमेंट क्या होगा. दो एलिमेंट इस तरह से सीरीज में कनेक्टेड है, वन इज R अदर इज अननोन. इस अननोन एलिमेंट के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दी गई है और आपको कहा गया है बताइए उस डिस्क्रिप्शन से पढ़ के कि बताइए ये एलिमेंट क्या होगा. तो ज़रा डिस्क्रिप्शन देखिए. यहाँ पे आपको कहा गया है द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंड एलिमेंट इज V इनिशियली. इनिशियल वोल्टेज इस एलिमेंट के अक्रॉस V है एंड 0 आफ्टर सम टाइम. फाइनल वोल्टेज 0 है. द अदर एलिमेंट इज प्योर. प्योर लिखा है तो यहाँ पे इंडक्टर या कैपेसिटर इन दो में से कोई एक होगा. तो प्योर इंडक्टर है या प्योर कैपेसिटर है कैसे बताएंगे? देखिए फाइनल वोल्टेज इज गिवन टू बी 0 और ये डीसी सप्लाई है. स्टेडी स्टेट में अंडर डीसी सप्लाई और यू में से अंडर डीसी इनपुट स्टेडी स्टेट कंडीशन में आपका कैपेसिटर कैसे एक्ट करता है? ओपन सर्किटेड. और आपका इंडक्टर कैसे बिहेव करता है? एज शॉर्ट सर्किटेड. शॉर्ट सर्किटेड के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होती है? 0. सो स्टेडी स्टेट में फाइनल वोल्टेज अगर आपकी 0 है तो ये एलिमेंट कौन सा होगा? इंडक्टर. क्योंकि इंडक्टर के अक्रॉस स्टेडी स्टेट में वोल्टेज क्या होती है? 0. क्यों होती है वोल्टेज इक्वल टू 0? क्योंकि ये बिहेव करता है एज शॉर्ट सर्किटेड अगर आपका डीसी सप्लाई हो यहाँ पर. ठीक है. आप यहाँ पे इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज 0 क्यों बनती है और इंडक्टर शॉर्ट सर्किटेड क्यों बिहेव करता है अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन, इसके बारे में अगर आपको डिटेल्स जाननी है तो आप मेरे बेसिक कोर्स 01A नेटवर्क एनालिसिस में मैंने लास्ट चैप्टर पढ़ाया हुआ ट्रांजिएंट एनालिसिस, उसका पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर लगाइए. उसकी एंडिंग में लास्ट में ट्रांजिएंट एनालिसिस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में उसकी एंडिंग में पोर्शन में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ कि कैपेसिटर ओपन सर्किट क्यों बिहेव करता है अंडर डीसी सप्लाई और इंडक्टर शॉर्ट सर्किटेड क्यों बिहेव करता है. अगर आपको पता है देन इट्स वेल एंड गुड. अगर नहीं पता और जानना चाहते हैं तो आप मेरी नेटवर्क एनालिसिस प्लेलिस्ट में ट्रांजिएंट एनालिसिस का पहला लेक्चर लगाइए और उसके आखिर में मैंने ये एक्सप्लेन किए हुए कंसेप्ट.